हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी बुक का। और इसके बाद के जो एक्सरसाइजेस हैं, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, आपको उनका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बाकी वीडियोस भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी या मुझसे कमेंट करके भी आप किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये एक्सरसाइज है 1.2 वाला, इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस पूरे चैप्टर में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल एक ना एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि प्रूव कीजिए रूट 5 एक इरेशनल है या फिर रूट 3 को इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल, कुछ ना कुछ एक नंबर दे दिया रहेगा जिसे इरेशनल प्रूव करना रहेगा। क्लास 9th में जब आप लोग थे तो वहां पर आपको रूट 5 को या रूट 3 को, रूट 2 को, ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन आता था। लेकिन यहां पर अब क्या बोल रहा है कि ये नंबर इरेशनल है, ये प्रूव करके दिखाओ तब मानिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका बच्चा पार्टी वो यही है कि आपको खुद को गलत साबित करना पड़ेगा। अब जैसे गर्लफ्रेंड से अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो खुद को ही बोल देते हो ना, चलो भाई मैं ही गलत था अब तो मान जाओ। बस कुछ उसी तरीके से यहाँ पर करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये जो रूट 5 है, पहले तुमको बोलना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। तो फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, जब तुम इसको एक रैशनल नंबर बोलोगे ना तो कुछ चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे जिससे तुम खुद गलत साबित हो जाओ कि ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो इर्रेशनल है। अगर कोई भी आम पका हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, वो कच्चा आम है। अगर कोई भी चॉकलेट मीठी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, खट्टी चॉकलेट है, खट्टी टॉफी खाई है। तो बस उसी तरीके का है कि हमें इसे रैशनल दिखाना है कि भाई ये रैशनल नहीं है। अगर तुमने ये दिखा दिया रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ। और हाँ बच्चों, इस कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद तुमको एक चीज मैं बतानी ही भूल जा रहा हूँ कि मेरा जो बैच है ना वो तगड़े तरीके से स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी में। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए और मेरा अर्जुन बैच ज्वाइन करके अपने क्लास 10th में ना टॉपर बन जाइए। उसमें मैं केवल मैथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, एकदम अनुभवी टीम है। ऐसी टीम है कि तुमको वैसी टीम कभी मिलने वाली नहीं है, ऐसी तगड़ी टीम तुम लोगों को पढ़ाने वाली है। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट आ जाइए मेरे बैच में, लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जो मैं भी सॉल्व करूंगा या जितने भी मेरे नोट्स हैं तुम सभी को वो मैं फ्री में देने वाला हूं। सिंपली तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, सबसे पहले जो तुम्हें कांड करना है ना वो यही करना है कि तुम्हें बोल देना है भाई रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। यहीं से तुम्हारा पूरा का पूरा कांड स्टार्ट होगा। तुमने बोल दिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तुम यहाँ पर p बाई क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली बच्चों को ताकि याद रहे चीजें, इसलिए टीचर्स लोग ना अब क्या करते हैं a डिवाइड बाई b लिखते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। क्योंकि आगे भी हमारे पास और भी लेटर्स यूज होंगे, c भी यूज होगा, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए बस इतना बता दो कि भाई अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। a डिवाइड बाई b का मतलब क्या है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। यानी कि p बाई क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर a बाई b लिख रहा हूँ। तुमको चाहिए अच्छे से समझ में आएगा, चीजें याद भी रहेंगी बाद में। तो रूट 5 क्या होगा, a डिवाइड बाई b के फॉर्म में होगा। और एक सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें लिखनी है यहाँ पर वो हमेशा याद रखना है, इसको अगर छोड़ दिए तो नंबर कट हो जाएगा। पूरा लिख लो, इसको छोड़ दिए तो नंबर कट हो जाएगा। क्या लिखना है कि यहाँ जो हमने a और b लिया है ना, ये कैसे नंबर हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर ऐसे लिखोगे तुम लोग, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर को प्राइम ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझा ही दीजिए ताकि हम केवल रटे ना, हम थोड़ा समझ भी लें। तो देखो बच्चा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 6 का, और अगर मैं 8 का एग्जांपल दूं, 6 और 8 को जब तुम फैक्टर देखोगे, फैक्टर का मतलब जिससे वो डिवाइड होते हैं, तो 6 तुम्हारा 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से जो 8 है वो भी तुम्हारा 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और खुद 8 से डिवाइड होगा। तो दोनों में देखो 2 2 आ रहा है ना, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाते, उनको कंपोजिट, यानी उसको हम लोग को प्राइम बोलेंगे नहीं सिंपल लैंग्वेज में। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे कि तुम्हारा 3 हो गया और 5 हो गया, 3 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा। या तुम्हारा 11 और 13 ले लो, 11 13 आपस में को प्राइम नंबर है। तो बस ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो सकता है क्योंकि 1 तो भैया सभी को डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमने लिख दिया कि रूट 5 भैया a डिवाइड बाई b के फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर बताया था, और a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। इतना समझ में आ गया। अब क्या करो, इस b को उठा करके इधर फेंक दो, ये b यहाँ पर आ जाएगा, तो b का मल्टीप्लाई होगा रूट 5 से, तो b रूट 5 लिखाएगा। इधर हमारे पास a आ गया।
अब अगले स्टेप में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये √5 है ना, तो हमें इन ए और बी के साथ ही गेम करना है। एक्चुअली जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, इससे गेम नहीं होने वाला है, मेन गेम इस वाले पॉइंट से होने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, इस रूट को यहाँ से हटाना है। अब रूट को हटाने का तरीका क्या होता है तुम लोगों को पता है ना, तुम क्या करो, सिंपली दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायरिंग हम करने वाले हैं, स्क्वायर किधर का भैया, तो बोथ साइड का। जब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे b√5 का, और इधर हम लोग जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन करके निकलेगा, ये तुम्हारा देखो रूट का 5 है, √5 मल्टीप्लाई √5 होगा तो वो 5 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5b का स्क्वायर, या फिर b का स्क्वायर और 5b लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए पहले नंबर को लिखो फिर वेरिएबल को लिखा करो। तो ये 5b का स्क्वायर हो गया, इक्वल की उस साइड में a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग, ये देखो 5 का b स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर तुमको समझाऊं, मान लो 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 10 आता है। तो उसी तरीके से 5 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर आ रहा है। इसका तो यही मतलब है ना, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 5 है ना, ये a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तुम इसको यहाँ पर लिख दो, ये टीचर लोग कई बार लिखते नहीं, बच्चों को समझाते नहीं कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। तुम यहाँ पे लिखो कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हमारे पास जो a है इसके स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये हमने कहाँ से समझा, इसका ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने भी आए होंगे ना मेरा, तो इसको ही समझने आए होंगे कि 5 डिवाइड्स जो सर a स्क्वायर हम लिखते हैं वो आखिर होता कहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सा है बच्चा, देखो जब किसी भी नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर के एक नया नंबर तुम्हारे पास निकल रहा है, जैसे 5 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 10 आ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि हम इस 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसी का तो टेबल पढ़ने पर 10 आया था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि इसका जब इससे मल्टीप्लाई होकर के ये चीज आ रहा है ना, तो इट मींस कि जब हम चाहें तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। बस सिंपल से यही मतलब है, इसीलिए इसको लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 5 है ना, वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करता है, उस नंबर को भी डिवाइड करता है, उसके रूट को भी डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना। तो तुम इसको लिखोगे और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई। देखो ये जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग 2-3 बार जब सॉल्व करोगे तो याद तो हो ही जाएगा, और स्टेप्स को थोड़ा याद करने ही पड़ते इस वाले क्वेश्चन में। बाकी तुम जब एक बार समझ जाए रहोगे अच्छे से, जैसे मैं भी समझा दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा रटना तो नहीं पड़ेगा। जैसे पहले रटते थे बहुत सारे बच्चे ना, अभी समझने के बाद तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पिछले साल भी बच्चों ने मेरे वीडियो देखने के बाद यही कहा था कि सर अब हम लोग को ज्यादा रटना नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा बस समझ गए तो अब जल्दी से बन जा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो तुम यहाँ पर लिखोगे कि 5 डिवाइड्स ऑल्सो, या फिर a ऑल्सो, ऐसे लिख दो कि जो 5 है भैया वो a को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा कि अगर 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होगा तभी तो a आ रहा होगा ना। 5 का किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो ये आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि 5 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने समझ लिया कि भाई 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 5 का किसी ना किसी के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ना a आया होगा, तभी तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि 5 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। तो तुम यहाँ पर लिखो कि मान लेते हैं, लेट करके लिखना, मान लेते हैं कि 5 का किसी नंबर c से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 का किसी नंबर c से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब a आया होगा, इसीलिए जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो जैसे मैंने समझाया कि जब मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आता है तो उस नंबर को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख भी सकते हो 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग जब 5 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये c आया कहाँ से, तो कहीं पर हमने लिखा नहीं था ना, तो कहीं से आता नहीं है, बस हम लोग इसको मानते हैं। ये हमने अपने मन में एज्यूम किया कि 5 का किससे, जैसे यहाँ पर 5 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो a स्क्वायर आ रहा था, उसी तरीके से 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तुम c d कुछ भी लिख लो, तो हमने a b स्टार्टिंग में लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे c लिख दिया कि 5 का मान लेते हैं c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हमारे पास a आ रहा है। c कोई भी नंबर हो सकता है, तुम यहाँ पे बगल में लिख भी सकते हो कि c इज एनी इंटीजर, c हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, इस टाइप से भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ पर। अब तुम एक काम करो कि ये जो हमारे पास टर्म हमने यहाँ पर बनाया है और ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसका तुम नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 में जो तुमने देखा यहाँ पर a की वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। इसको ऐसे लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
एंड 2, और 1 और 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो a की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है, a की वैल्यू जो हमने लिखी है ना 5c, यहाँ पर इस 5c को हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं a के बदले में। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 5b² था लेफ्ट में, वो उतार दो, इक्वल के उस, अभी तुम लोगों को मैं लास्ट में बार जब ब्रीफ करूंगा ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तुम लोग एक एक बार बस एक एक स्टेप समझते जाओ हल्का हल्का सा, लास्ट में ब्रीफ करूंगा तब तुम लोग समझो कि सर ने इतना फालतू फालतू में काम क्यों किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है उसके बदले हमको क्या लिखना है, 5c लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 5c² ऐसे। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये बन गया 5b², इधर हमारे पास ये 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 × 5 है, और साथ ही साथ में हमारे पास c का भी स्क्वायर है, जब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 5 से इस 5 उड़ा सकते हैं हम लोग, जब इसको इधर भेजूंगा मैं तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो इससे डायरेक्ट उड़ा दो। तो हमारे पास बचा क्या, 5c² = b² बचा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पूरा उठा करके मैं इधर ले आता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 5c² जो है ये इक्वल आ रहा है हमारे b² के, यही बचा ना, देखो b² और इधर 5c² बचा। तो तुम जब पूरा का पार्ट इधर उठा करके लिखो और इधर वाले को पूरा इधर लिखो, तो फिर तुम लोगों को साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्लास 9th का बच्चों को मैंने बताया है, तुम लोगों को भी थोड़ा बता दे रहा हूँ अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो अब यहाँ पर हमने देखा कि 5c² का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा b² आ रहा है। तो हमने यहाँ पर समझा था ना कि जब 5 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये आ रहा था, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ये है कि 5 जो है ना वो a² को डिवाइड कर रहा है, हमने यही निष्कर्ष निकाला था। तो उसी तरीके से यहाँ भी जब 5 का इससे मल्टीप्लाई होकर के ये वाला पार्ट आ रहा है यानी b² आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 है वो क्या करने वाला है भाई, वो डिवाइड करने वाला है, किसको डिवाइड करने वाला है, तो b² को भी डिवाइड करने वाला है, क्योंकि 5 का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b² आ रहा है। मान लो 5 का इस बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 15 आ रहा होगा, कुछ ऐसा तुम लोग समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 5 को 2 से तुम लोग एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि मान लो कि 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास a² आ रहा है, 10 आ रहा है। ये तो बस मैंने नंबर तुमको समझाने के लिए लिखा था कि ये आखिर हम कैसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि 5 का किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास b² आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये b² है ना ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर b² 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब फिर वही हुआ, इसका मतलब फिर यही हुआ कि हमारे पास जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे हमने पिछले बार लिखा था कि अगर a² को डिवाइड कर सकता है तो a को डिवाइड कर सकता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो 5 है वो डिवाइड कर सकता है किसको, तो 5 डिवाइड कर सकता है b को भी, साथ ही साथ ये b को भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे लिख लो तुम लोग, देखो स्टेटमेंट अपने से बना लेना भाई, मैं बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, मैं शॉर्टकट में बनाता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज समझते हैं। देखो बच्चा, अगर जो 5 है वो b² को भी डिवाइड कर दे रहे हैं और उसी तरीके से यानी b को भी डिवाइड कर दे रहा है, b² तो हमने लिखा है, मेन हमको इससे मतलब है कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर दे रहे हैं और जो 5 है वो हमारे a को भी डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के टेबल में आता होगा, दोनों टेबल बोलो, दोनों का फैक्टर होगा। जो डिवाइड करता है नंबर वो फैक्टर कहलाता है। जैसे हमने शुरू में तुमको 6 और 8 का एग्जांपल दिया था कि 2 जो है वो 6 के टेबल, जब हम लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 आता है, यानी कि हम लोग 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, वैसे हम 2 से हम लोग 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो 5 आ रहा है वो b का भी एक हमारे पास b को भी डिवाइड कर दे रहा है और 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है, दोनों का भी कॉमन फैक्टर ही ना, जब डिवाइड कर देता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं और इसी को कॉमन फैक्टर बोला जाता है, जो तुमने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। कॉमन फैक्टर क्या होता है इसमें तुमको पहले पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिखोगे कि नाउ 5 इज कॉमन फैक्टर। ले तेरी तो 5 जो हो रहा है वो कॉमन फैक्टर हो रहा है। बोलोगे सर तेरी तो काहे कर रहे हैं आप, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर आपने जो लिखा है उसके हिसाब से ये कॉमन फैक्टर हो गया। किसका कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमारे पास जो a और b है दोनों का हो गया, तो ऑफ बोथ a एंड b दोनों का हो गया। तो तुम लोग इसमें क्या बड़ी बात हो गई, तो बड़ी बात ये हो गई बेटा कि हमने शुरू में क्या बताया था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया ना, तो ये गड़बड़ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b जो थे हमारे भैया वो तो को प्राइम न थे, ये तो को प्राइम नंबर थे। तो यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया, कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया, तो इसको ही बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन, कि भैया यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जा रहा है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर जो 5 था ना √5, इसको रैशनल नंबर बोल दिया था और हमने इस तरीके से लिख दिया था, इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। हमने तो बोल दिया था a और b हमारे को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि को प्राइम तो अब गलत हो गया कि हमने को प्राइम लिखा था लेकिन अभी तो को प्राइम रहा ही नहीं क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसको तुम बोलोगे द कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर हेयर ऐसे लिख दो, हेयर द कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो अराइज हो रहा है, राइजेस। क्यों हो रहा है, बिकॉज या फिर बिकॉज वी एज्यूम
हाँ ऐसे लिख दो, बिकॉज वी, या तुम देखो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग तुमको मिलेगा। यहाँ पर तुम लिख सकते हो बिकॉज आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, या फिर वी एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो बिकॉज वी एज्यूम, हमने एज्यूम किया था रूट 5 एज अ रैशनल, हमने इसको एज अ रैशनल ले लिया था, इसीलिए क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं है, हमने रैशनल लिया था इसलिए विवाद हो रहा है, तो इट मीन्स कि अब तुम लिख दो लास्ट में हेंस फाइनली हमारा जो रूट 5 है वो रैशनल तो नहीं है, तो रूट 5 इज इररेशनल नंबर। बस इतना ही करना है। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ध्यान से सुनना पूरी चीजों को ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, देख लो फटाफट। हम लोगों को मेन जो मतलब है ना, हम लोगों को मेन मतलब ये है कि हम ए और बी को को प्राइम जो हमने शुरू में लिखा था, हम क्या करें उसे गलत साबित करें कि भैया वो को प्राइम नंबर नहीं है। और ये गलत साबित कब होगा, जब उनका कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर आएगा। तो हमने पूरा का पूरा काम उसी चीज के लिए किया है कि हमने यहाँ पर जितना भी कहानी बनाया, इस पूरे कहानी में हमने देखा कि ए का और बी का 5 एक फैक्टर होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 5 को तो एक रैशनल नंबर माना, फिर हमने लिखा कि रूट 5 जो है वो a डिवाइड बाई बी के फॉर्म में है, जहां a और b हमारे को प्राइम नंबर है। अब इस b को मैंने ट्रांसफर करके इसको ऐसे लिखा और रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट गया। तो जब ये वाला टर्म हमारा बन गया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि 5 का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए a स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स कि 5 जो है वो a का एक फैक्टर है, 5 का मल्टी यानी जो 5 है वो क्या करेगा, इसको तुम देखो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ये जो हमने लिखा ना 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पर देखो इसको दो तरीके से बोल सकते हो कि जो हमारा 5 और 2 है वो 10 का फैक्टर है, ऐसे भी बोल सकते हो। या दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो भी 10 को डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों तरीका होता है, तो हमने ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर a स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा फंडा है कि किसी के अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका जो रूट होता है उसको भी डिवाइड करता है। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, अगर कोई नंबर तुम ले लो, मान लो 2 जो है अगर वो 100 को डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करने के बाद ही 100 आया था। तो ये होता है इसका फंडा। तो अब यहाँ पर 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को, और अगर ये a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का हम मल्टीप्लाई किसी ना किसी से करेंगे तभी तो a आएगा ना। जैसे हमने 5 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आया, उसी तरीके से 5 का अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के a आएगा। तो यहाँ पर 5c इक्वल टू a आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और यहाँ पर सिर्फ तुम क्या करो, ये आधा काम हो गया है। तुमने ये जो लिखा है ना 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, अब तुमको ये काम करना है कि 5 डिवाइड्स b ऑल्सो तक पहुंचना है, कि 5 जो है वो b को भी डिवाइड करता है। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमको फिर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे हमने a के साथ लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 5c इक्वल टू a था ना, इस a की वैल्यू को, यानी कि a की वैल्यू जो 5c है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वही मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने यहाँ पर a का स्क्वायर जो था इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पर हमने 5c लिख दिया। अब जब 5c मैंने लिख दिया है, तो अब यहाँ पर हमारा ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में c है, ये 5 से 5 कैंसिल, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हमारे पास देखो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, जैसा कि यहाँ पर था पहले। जैसे यहाँ पर था तो हमने ये निष्कर्ष निकाला था, वैसे यहाँ पर भी आ गया। तो अब हम फिर से बोल सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, और अगर 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इसका मतलब b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का। लेकिन a और b तो हमने को प्राइम नंबर माना था, और को प्राइम नंबर माना था, इसका मतलब कि ये कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक लड़ाई उत्पन्न हो जा रहा है, वर्ल्ड वार 3 उत्पन्न हो जा रहा है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक नंबर के गधे और हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर लिख दिया था, इसीलिए ये सब कुछ हो जा रहा है। तो हम लास्ट में बोलेंगे भैया जी माफ करो, हमने जो रैशनल नंबर माना था वो गलत माना था, रूट 5 जो होगा वो एक इररेशनल नंबर होगा, खत्म। ये है इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन। मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में आपको इतनी डिटेल में कोई समझा पाया होगा, अगर समझाया होगा तो जरूर बताना, मैं भी देखूंगा कि ना कि उन्होंने क्या समझाया डिटेल में और ज़्यादा। और तुम लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया मेरे वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, उसमें तुम लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन जो है उसको भी बना लेते हैं, क्योंकि वैसा भी क्वेश्चन आता है और वो थोड़ा इजी भी होता है। ये जो सिंगल वाले आते हैं ना रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये थोड़े से डिटेल में बनाने पड़ते हैं, बाकी जो दूसरा टाइप से आता है वो आसान रहता है। चलो बताता हूँ कैसे बनता है वो। तो देखो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम देखो जहां पर एक रूट वाला नंबर हो बाकी कुछ इस तरीके के नंबर हो, तो इसको इररेशनल प्रूव करना इसके कंपैरिजन में आसान होता है, क्योंकि तुम यहाँ पर जब तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको बगल में लिख करके दे देगा
या फिर मान लो रूट 5 वाला है तो रूट 5 लिख के दे देगा कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये एज्यूम करके सॉल्व कीजिए। या फिर ये लिख देगा रूट 3 वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो रूट 3 एक इर्रेशनल है, यानी कि तुमको यहाँ पर रूट 5 को अलग से इर्रेशनल प्रूव नहीं करना पड़ेगा जैसे तुमने यहाँ पर किया है। इस टाइप के क्वेश्चन की ये फायदा हो जाता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को अब इस वाले पूरे पार्ट को इरेशनल प्रूफ करना आसान है। कैसे करेंगे चलो समझाता हूँ बच्चा लोग, एकदम आसान है, टेंशन ना लो, मेरे रहते टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर से वही काम करो जैसे पिछले बार किया था तुम लोगों ने कि लेट जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है कि लेट एज्यूम करो, तुम इस तरीके से लिखो लेट एज्यूम 3 प्लस में 2√5 जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, इज अ रैशनल नंबर। बस वही कांड करते रहना है, बस इसको रैशनल बोलना है, कांड हो जाएगा तुरंत एकदम, टेंशन ना ही लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये एक रैशनल नंबर है तो पिछले बार की तरह हम लिखेंगे यहाँ पर कि अगर ये रैशनल है तो लेट मान लो कि हमारे पास 2 प्लस में √5 जो होगा वो इक्वल होगा a डिवाइड बाई बी के। और a डिवाइड बाई बी क्या है हमारे पास, तो इसमें तुमको अलग से नहीं लिखना, को प्राइम नहीं लिखना है, तुमको सिंपली वही लिखना है, या p डिवाइड बाई क्यू भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर कि हमारे पास a एंड b क्या है, तो a b हमारे कोई नंबर हैं, आर इंटीजर, ये हमारे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो b होगा जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल नहीं होता है जीरो के, जो हम लोग रैशनल नंबर का सिंपल सा परिभाषा पढ़े क्लास 8 में कि ऊपर और नीचे कोई नंबर होगा और नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, तो वही चीज यहाँ पर तुम लोगों को लिख देना है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर जी, तो अब यहाँ पर तुम क्या करो कि इस जो 3 है इसको उधर ट्रांसफर करो, तुमको बस √5 को एक साइड रखना है, बाकी सबको उठा करके फेंकते जाओ दूसरी तरफ। तो जब तुम इस 3 को फेंकोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√5 इक्वल टू साइड में a डिवाइड बाई b है, ये प्लस वाला 3 इधर आकर के हमारा माइनस वाला 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस 2 को भी इधर ट्रांसफर करने वाले हैं। ये जो हमारे पास 2 है यहाँ पर क्या में मल्टीप्लाई में है, तो हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के क्या होगा दोनों के साथ ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब तुम इसको पूरा मत फेंकना, ये डिवाइड में मत लिखते रहना, कंफ्यूजन होगा तुमको क्रिएट। मैं तुमको बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, देखो √5 ऐसे लिखो, इस 2 की तरफ भेजो ना तो ये 1 डिवाइड बाई 2 कर दो ऐसे, और इनको ब्रैकेट में लिख दो। इसमें तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर किसका किससे ये जो 2 है वो कहाँ पर जाकर के डिवाइड होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और तुम उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। तो √5 तुम्हारे पास क्या निकल कर क्या गया, एक का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहेगा, नीचे में हमारे पास 2 भी आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर 3 है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, बाकी तुम इकट्ठा भी करोगे, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चूंकि डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बस इतना ही लिखना है। √5 अकेला हो गया ना, अब तुम यहाँ पर से कांड करना शुरू कर दो, मजे लेना शुरू करो पूरे क्वेश्चन का। तुम क्या लिखो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, गुरुजी हम क्या जानते हैं कि a डिवाइड बाई b इज अ रैशनल नंबर। ये हम जानते हैं a डिवाइड बाई b एक रैशनल नंबर है, पता है ये चीज, बिल्कुल पता है सर। तो अगर a डिवाइड बाई b रैशनल है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। मैं डिटेल में लिख देता हूँ, देखो a डिवाइड बाई जो 2b है वो भी रैशनल ही होगा ना, क्या हो रहा है बस नीचे में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इतना रैशनल है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास रैशनल होगा, इज ऑल्सो रैशनल, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर इरेशनल नंबर है तो एक रैशनल में से अगर दूसरा रैशनल माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्लास 9 में पढ़े हो ना कि रैशनल में से जब रैशनल माइनस करते हैं तो हमारा रैशनल ही आता है, हमारा रैशनल ही आता है। सो हमारे पास जो a डिवाइड बाई 2b माइनस में 3 डिवाइड बाई 2 है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास रैशनल होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल से रैशनल माइनस हो रहा है तो रैशनल ही आता है। लिख दो, नंबर भी लिख दो, चलो पूरा लिख रहा हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर एक्चुअल में 1 है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 जरूर बता देना। तुम देखोगे इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा रैशनल है, ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट क्या है, रैशनल है। लेकिन इधर हमारे पास एक इरैशनल नंबर है, तो ये क्या बात हो रहा है कि इधर रैशनल है और इधर इरैशनल, ऐसा कभी सुने हो क्या कि इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल, बीच में इक्वल लगा हुआ है ना। इक्वल का मतलब कि अगर इधर इरैशनल है तो ये भी इरैशनल होना चाहिए, और अगर हमारे पास ये वाला रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √5 क्या है, √5 तो हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। तो हम जानते क्या हैं कि बट वी नो दैट, हम इसको ऐसे लिखेंगे, बट वी नो, वी ऑल्सो नो, कि पहले नो लिख दिए हैं तो थोड़ा सा, बट वी ऑल्सो नो दैट √5 इज एन इरैशनल। √5 तो एक इरैशनल होता है। √5 क्या होता है, एक हमारे पास इरैशनल होता है, जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, या फिर तुम्हारे पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आएगा ना तो बोल के रखेगा, उसमें तुमको अलग से √5 को इरैशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये तुम डायरेक्ट अब लिख सकते हो कि √5 एक इरैशनल है। तो यहाँ पर तुम लिखो कि हेयर अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पर फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज इन इक्वेशन नंबर 1।
कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ जा रहा है तुमको समझ में आ ही गया, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये एक रैशनल है और ये एक इरेशनल है, बीच में इक्वल लगा है, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों हमने यहाँ पर पहले हमने जो लिखा था कि 3 + 2√5 एक रैशनल है, इसीलिए हो रहा है। बिकॉज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वी एज्यूम, हम जो गधेड़े लोग हैं हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, वी एज्यूम दैट कि हमारा 3 + में 2√5 एक क्या है, इज अ रैशनल, हमने इसे रैशनल एज्यूम किया था, इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आ जा रही है। कांड इसीलिए हो रहा है, मेन ये कांड करना है, कॉन्ट्रडिक्शन लिखना है कि भैया ये सब गड़बड़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, गलत हमारे एज्यूम कर लिया था। और फाइनली अगर हमने गलत एज्यूम किया था, हमने अगर उसे क्या कर दिया कि रैशनल है, और रैशनल अगर हमने साबित कर दिया कि हमने गलत लिखा था, तो जब कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो क्या होता है, वो इरैशनल होता है। तो हेंस 3 + में 2√5 इज इरैशनल। खत्म बच्चा लोग। तो ऐसे करना है तुम लोग, जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो इसको और इजी वे में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तुमको जिसका समझ में आए तुम लिख लो। मुझे उम्मीद है कि ये वाला तो समझ में आया ही होगा, मैंने डिटेल में क्योंकि लिखा है। बाकी अगर कोनो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आकर के बतिया सकते हो। टेलीग्राम भी मैंने बना दिया है, टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर वो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ और बच्चे अपने डाउट्स भी पूछते हैं। टेलीग्राम ही ज्वाइन करना। साथ ही साथ मेरा बच्चा पार्टी, मेरा जो बैच है अनअकैडमी का, जो मेरा बैच है ना, वो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, कि मेरे बैच अर्जुन बैच में मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और उस बैच का लिंक भी तुम लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बच्चा, चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। और देखो, अगर तुमने थर्ड वाला नहीं बनाना है, सॉल्व करना है ना, तो फर्स्ट और सेकंड अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो थर्ड वाला तो चुटकी बजाकर सॉल्व हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सेकंड वाले में समझाया है पूरा का पूरा तुम्हारे थर्ड वाले में हो जाएगा, पूरा का पूरा, और सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलो चुटकी बजा करके कॉपी में तुम लोगों को लिख के बताता हूँ कैसे लिखना एग्जाम में। तो देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, वैसे ही करो। मान लो 1/√2 तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर है, तो 1/√2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा, जहां पर a और b इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि रैशनल नंबर का एक परिभाषा होता है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर चूंकि ये √2 नीचे में डिनोमिनेटर में ना, इसको ऊपर ले आओ। कैसे ऊपर लेकर के आओगे, देखो b का इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, या फिर सिंपल तरीके में बताता हूँ, इसको इस ऊपर नीचे कर दो, डायरेक्ट एकदम उल्टा लटका दो। जैसे तुमको बचपन में पेरेंट्स लोग उल्टा लटका के कुटाई करते थे ना, तुम लोग कहाँ कुटाई किए बेटा, हम लोग को कुटाई होता था। तो इधर देखो, इसको जब उल्टा करोगे तो √2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो सेम टू सेम इधर भी करना पड़ेगा, b तुम्हारा ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ही तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब बस यहीं से कांड शुरू हो जाएगा। तुम डायरेक्ट लिखो, क्या लिखो भाई, कि a/b इज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि मैं तुमको डिटेल में समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, तो अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इसको सेम टू सेम पहले तरह लिख सकते हो। a और a/b हमारे पास एक रैशनल था, अगर a/b रैशनल था तो बस भैया क्या करना है, उसको उल्टा कर दिया है। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2/3 लिखा है, अगर वो रैशनल है तो 3/2 करूंगा तो क्या रैशनल नहीं होगा, हो भी ना करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो, सॉरी 3 लिख दे रहा हूँ समझाते समझाते, जो b/a होगा वो भी हमारे पास ऑल्सो रैशनल होगा, ये भी हमारे पास रैशनल होगा। और बस यही चीज करना था कि अगर b/a रैशनल है तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर पूरा साफ साफ लिख दो कि बट √2, हम लोग क्या जानते हैं भैया कि √2 हमारे पास क्या हो जा रहा है, एक इरेशनल हो रहा है ना। बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जो √2 है वो क्या है, वो एक इरेशनल है, इज इरेशनल। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह आ गया, सेम टू सेम वही चीज लिखना जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि हियर इज द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, कि √2 जो है हमारे पास वो रैशनल हो जा रहा है। तो तुम जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, और पूरा का पूरा सेम टू सेम छाप देना। समझ में आ गया ना। तो जो मेथड वहां पर हमने किया था वही है, बस यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा उल्टा करना था, तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम टू सेम करोगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो क्या दिया हुआ है, उसमें दिख रहा है नंबर मुझे साफ साफ 7√5। तो इसमें भी सेम काम करने का क्या करना है कि लेट एज्यूम, जैसे यहाँ पर किया वैसे एज्यूम कर लेना कि एक रैशनल है यानी कि हमारा a/b के फॉर्म में हो जाएगा। 7 को बस यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, बस रूट वाले नंबर को एक साइड रखना है तुमको। बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर रूट भी हो, नंबर भी हो, प्लस माइनस की साइन भी हो, उसमें एक तरफ बस रूट वाले को रखना है, बाकी दूसरी तरफ सारी चीजों को फेंक देना है। जैसे मैं 7 को फेंक दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा a/7b, यहाँ पर न्यूमरेटर में आकर डिनोमिनेटर में हो गया। तो बस वही चीज लिख दो कि भैया a/b जो था वो हमारे पास क्या था, रैशनल था, है ना। जैसे मैंने पिछले बार लिखा कि a/b इज अ रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो a/ जो 7b होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। खत्म। तुम लोग समझ के इसके आगे क्या करना है, तुमने यहाँ पर बता दिया कि सर जी ये रैशनल था तो ये पूरा का पूरा हमारा रैशनल ही होगा, और अगर ये रैशनल है तो इधर ही रैशनल कहाँ से पैदा हो गया भैया, दोनों साइड या तो रैशनल होंगे तो दोनों साइड इरैशनल होंगे। तो बस वही कॉन्ट्राडिक्शन जो पहले लिखे थे सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। तो सेम लिखना है, सेम टू सेम, इसीलिए मैं बार बार टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग आगे बढ़ते रहो,
पढ़ते रहो। तीसरा वाला क्वेश्चन भी सिमिलर ही बनेगा, उसमें भी कुछ अलग नहीं है। वहाँ पर 6 प्लस में तुम लोगों को √2 दिया है ना, इसको भी इक्वल टू a डिवाइड बाई b यानी कि रैशनल नंबर मान लिया जाए। जैसे देखो लिखने के तरीके में शॉर्टकट में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारे ऐसे एग्जाम में नहीं लिखने का। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 को लिखा था वैसे लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे मैंने शुरू में लिखा था वैसे इधर लिखना है तुम लोगों को। ये नहीं कि मेरे से छाप दिया एग्जाम में, तो गलत हो जाएगा, नंबर कम मिलेगा। इतना हो गया कि हमने इसको क्या कर लिया, रैशनल मान लिया। अगर हमने इसको रैशनल माना तो 6 उधर फेंक दो, तो ये तुम्हारा √2 इक्वल के उस साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाई में b है, और ये जो प्लस का 6 है उधर आकर के माइनस का 6 हो जाएगा। बस खत्म। अब वही काम करना है कि a बाई बी इज रैशनल, a डिवाइड बाई b हमारा रैशनल नंबर है, तो a डिवाइड बाई b माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल। ये भी क्या होगा हमारा, रैशनली नंबर होगा। खत्म। अब इसके आगे तुमको पता है क्या करना है, खत्म खत्म खत्म, लड़ाई झगड़ा लगा दो और अपने आप को गलत साबित करके निकल लो। बोल दो देखो मेरे यहाँ पर राशन लिखा हूँ, कितने बच्चे लोग मजे ले रहे होंगे ना, सर ने राशन लिख दिया है। राशन नहीं ना बेटा, राशन लेने मत चल जाना, रैशनल लिखा था मैंने। तो ये है, बस इतना ही तुम लोगों को करना है एक्सरसाइज 1.2 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे 1-2 वाले क्वेश्चन थे ना, वैसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम ने पूछे हैं। 3 नंबर में आता है लेकिन आता जरूर है। तो आई होप तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में, पॉलिनोमियल में डिटेल में समझेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे। बाकी जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया कि नोट्स वगैरह तुमको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक तुम लोगों को मेरे बैचेस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ बचा है क्या, कुछ बचा होगा तो कमेंट करके बता देना, मुझे याद दिला देना।